अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज इस्लामाबाद में संगजरानी जो जगह है, जिसकी मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो, और इसके हवाले से वैसे तो बहुत कम आपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखा होगा। टेलीविज़न स्क्रीन पर ज़रा वो वाले मनाजिर तो नहीं थे जो तहरीक इंसाफ के किसी भी जलसे के हुआ करते थे कि सुबह से वो कवरेज का आगाज़ हो जाया करता था और बताया जाता था कि कहाँ कहाँ से क्या कुछ हो रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले चले वो शाम 7 बजे तक तो पहुँच नहीं पाए थे। जहाँ तक लास्ट हमारी इत्तलात थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो रास्ते में ही थे, और 7 बजे तक इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त दी हुई थी। 4 बजे से 7 बजे तक मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो है वो शेयर की जा रही थी। जो तहरीक इंसाफ की साइट है वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा क्राउड मौजूद है, जबकि जो दूसरी मुखालिफ साइट थी वो यही दिखा रही थी एरियल व्यू से मुख्तलिफ औकात के अंदर कि ये बिल्कुल भी लोग मौजूद नहीं हैं। बहरहाल इस जलसे के हवाले से इसलिए भी इसको अहम करार दिया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर इमरान खान जेल में भी हैं और वो ना भी हों तो भी अवाम का समंदर उनके लिए, उनके लीडर के लिए बाहर निकलेगा। और ये भी ज़ाहिर है कि एक हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत में ये पहला जलसा है जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिली और आज ये जलसा मुनक्किद किया गया। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत ने जलसे से 2 रोज़ कबल एक अहम कानून साजी की, और यह अहम कानून साजी जलसे जुलूसों के हवाले से थी, और ये तमाम तर सियासी जमातों के ऊपर इसका इत्तलाक होता है, जिसके तहत इस्लामाबाद को बकौल आज़म नसीर तारड़ साहब के कि क्योंकि पिंजरा एकदम बना दिया जाता था जब पहले कभी जलसे धरने हुआ करते थे, लिहाजा इस सब चीज़ को ओवरडू करने के लिए और लोगों को तकलीफ़ ना हो इसके लिए एक ऐसी जगह मख्तस कर दी गई इस कानून के तहत कि जहाँ पर अब जलसे जुलूस हुआ करेंगे। लेकिन इस कानून साजी के बावजूद हमने देखा कि इस्लामाबाद के खारजी दाखिली रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए, जो इर्द गिर्द के अजला हैं वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए। जुड़वा शहर से इस्लामाबाद का रास्ता, इस्लामाबाद में मेट्रो बस का चलना, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। और इत्तलात ये भी थी कि कुछ हद तक इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो ज़रा सुस्त रफ्तारी से काम कर रही हैं, अगर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई हैं। तहरीक इंसाफ जो पावर शो करना चाहती थी, क्या उससे मौजूदा हुकूमत किस हद तक खौफज़दा थी? इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए आज के हमारे हैं अम्मार मसूद साहब, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, और जैसे हम आगे चलेंगे हमें ज़ैगम खान साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ में शिराजी साहब आपसे करना चाहूँगी, इस तनाजुर में कि कानून साजी भी हुई, कंटेनर्स भी लगे, जलसे की बाकायदा इजाज़त भी मिली, PTI के इस पावर शो को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये एक अच्छा जिसे कहते हैं इम्पैक्ट था इसका या नहीं था? देखें, मेरा ख्याल में अब इस बात पे तो बड़ा एक मुतज़ाद दावे किए जाते रहेंगे कि कितने लोग आए, कोई उनकी तादाद हज़ारों में थी, लाखों में थी, 20,000 थे, 50,000 थे। लेकिन मेरा ख्याल में उसके साथ साथ जो हुकूमत ने इस जलसे को कामयाब करने के लिए अपना हिस्सा डाला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नादिया, आप देखें कि इस हकीकत के बावजूद कि ये जलसा इस्लामाबाद के नवाही इलाके भी नहीं, उससे भी ज़रा दूर आप कह लें, ये काफ़ी दूर है इस्लामाबाद शहर से। नवाही इलाका ज़रूर उसका तसव्वुर होता है हदूद इस्लामाबाद की है, लेकिन काफ़ी दूर है। और इस जलसा कितना दूर होने के बावजूद फिर आपने एक प्लान भी तरतीब दिया, 41 नुकात पर मुश्तमिल शराइत भी आपने रखी, और लेकिन देखा यह गया है कि आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद न सिर्फ लोगों की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया, जगह जगह आपने कंटेनर्स खड़े किए, बल्कि यहाँ तक कि GT रोड और मोटरवेज के ऊपर भी आपने कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी। तो उससे ये जलसा मेरा ख्याल में अगर तहरीक इंसाफ को क्राउड पुल ना कर पाती और शायद नाकाम हो जाता, लेकिन हुकूमती इक़दामात ने मुझे तो लगता है कि इस जलसे को बड़ा कामयाब कर दिया है। और मैं तो इस बात को भी लेकर बड़ा हैरान हूँ कि जो 41 शराइत पर मुश्तमिल SOPs जारी किए गए थे उनमें आइन के 3 आर्टिकल्स भी मेंशन किए गए थे। एक तो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, गोया के कहा गया था तहरीक इंसाफ से कि लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना,
लेकिन हर जगह कंटेनर्स लगा के खुद हुकूमत वक्त ने इस कॉन्स्टिट्यूशन की 15वीं क्लास की वायलेशन की है। साथ में एक और क्लास मेंशन की कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस ये भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिलखसूस जलसागाह के करीब की मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और होटल से, उनसे कहा गया कि एक रोज पहले शाम से लेके कल शाम तक, जो सुबह 9 बजे तक आपने कारोबारों को बंद रखना है और वहां किसी का शख्स को भी आपने ना तो खाना फराम करना है ना पानी फरोख्त करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की 18वीं क्लास की वायलेशन फिर हुकूमत ने की है। तो मेरे ख्याल में अब ऐसे में हम अगर ये कहें कि तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब रहा है या नाकाम रहा है, यहाँ तो हुकूमत वक्त खुद इसमें हिस्सा डालती हुई नजर आ रही है। तो अब तो 7 बजे का वक्त और उसके बाद फिर हम ये डिबेट डिस्कस कर रहे हैं कि वायलेशन हो गई, क्योंकि हुकूमत ने तो 4 बजे से लेकर 7 बजे का वक्त दिया था। और जैसे आपने भी अपने इब्तिदाई में कहा है कि बहुत सारे काफिले तो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद और इसके कुर्बो जवार में नहीं बल्कि कौमी शाहराहों पर भी बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी थी, जिसकी वजह से लोग वक्त पे नहीं पहुंच पाए। तो देखें अब सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। सही, आपने तो कहा कि हुकूमत ने इसको कामयाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्मार, क्या आपको भी यही लगता है? और क्या आप समझते हैं कि हुकूमत किसी अनजाने खौफ में थी? क्योंकि वो बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये तो ज़रूर कहते हैं कि बेशक जलसा करें और अब करके दिखाए। उस्मा बुखारी साहिबा ने भी यही कहा, लेकिन इस हद तक रुकावटें खड़ी करना कि जो इर्द गिर्द के शहर हैं वहाँ से भी लोग बाहर ना निकल सकें। 2-3 बातें हैं नादिया इस ज़मीन में। पहली बात तो ये है कि हमारा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आज मैं इस्लामाबाद में घूमता रहा। इस्लामाबाद शहर के अंदर कोई कारकुन, कोई काफिला, कोई ऐसे लोग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत हैरत होगी, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि 50 कारकुन जा रहे हो जलसे की तरफ, 10 कारकुन जा रहे हो, 25 गाड़ियां जा रही हो। इस्लामाबाद शहर के अंदर बिल्कुल नहीं थे। शायद वो रुकावटों से खौफजदा थी। ये जितने लोग आए हैं ये ज्यादातर केपीके से लोग आए हैं और वहां से अभी अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला नहीं पहुंचा। हुकूमत खौफजदा, हुकूमत बहुत ज्यादा खौफजदा है। उसकी रीजन ये है कि देखिए, आप 41 शिके रखे या 141 शिके रखे, हमने माजी में देखा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयान दिया जाता है 2 घंटे बाद उसमें उससे मुखालिफ बयान दिया जाता है और फिर वो जो एक कल्ट फॉलो है उसको फॉलो करने लग जाती है। हुकूमत क्यों खौफजदा है? कंटेनर क्यों लगे? इसलिए कि सब खौफजदा है कि 9 मई वाला एक वाकया दोबारा दोहराया ना जाए, फिर दोबारा कहीं कौमी अमलाक पर हमला ना किया जाए, फिर दोबारा कहीं शहदा की यादगारों को नजरे आतिश ना किया जाए, फिर दोबारा कहीं सारी दुनिया में पाकिस्तान की सुर्खी ना करवाई जाए। तो ये एक रीजन है उनकी खौफजदगी की। और एक बड़ा दिलचस्प आपको बात बताऊं कि इस जलसे में अली गंडापुर नहीं पहुंचे और उनकी राहदारी जमानत भी हो गई और कुछ लोग कह रहे थे कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है सब कुछ, लेकिन या वो फिर इनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से बड़ी गुफ्तगू आती रही है। अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचे और 2 दिन पहले इमरान खान सहाफियों से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर से बेहतर आदमी है ही कोई नहीं जो इसके मुखालिफ है। तो वो जो शकील खान और दूसरे आतिफ खान वगैरह जिन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, वो उन सब के ऊपर हावी अब अली अमीन गंडापुर हो गए हैं और अली अमीन गंडापुर डायरेक्ट है इमरान खान से, वो नहीं पहुंचे। तो क्या इस पे तस्वुर ये किया जाना चाहिए कि ये जानबूझकर एक ऐसी महफिल सजाई गई है जहां अली अमीन गंडापुर ने नहीं पहुंचना। अच्छा, मतलब जाहिर है कि वो उस 4 से 7 का जो टाइम दिया गया अमार, उसमें तो वो बिल्कुल नहीं पहुंचे थे। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जो पॉइंट आपने उठाया मैं शराजी साहब से भी पूछूंगी। शराजी साहब, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आवाज़ें विदिन तहरीक इंसाफ ज़रूर उठी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर ये सवाल जैसे अमार उठा रहे हैं ये उठता है कि वो उस औकात में जिसमें जलसा करना था और पता था कि इंतज़ामिया की जानिब से कड़ी शराइत हैं, हुकूमत वक्त कहती है और बार बार कहती आई कि ये आपने शराइत पूरी करनी है, वक्त को फॉलो करना है,
वो जानबूझकर नहीं पहुंचे हैं वक्त से। और ये वही एपिसोड है जो आपको याद होगा, कहा जाता था कि नवाज शरीफ को लेने के लिए शहबाज शरीफ एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके। सही सही, बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अल-यमीन को डिस्कस करूं थोड़ा सा, लेकिन अमार साहब ने जो बात की है कि इस्लामाबाद में आज शाराएं खुली रही और वो बड़ी आज़ादी से घूमते रहे और तहरीक इंसाफ के कारकुन को नज़र नहीं आए वहाँ पे। और बुनियादी तौर पर उसका जो वजह है अब नादिया, वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए जलसागाह तक पहुँचने का रूट बनाया है। क्योंकि अगर आप पिंडी में रहते हैं, बारागो पे रहते हैं या आपने मरी से आना है, तो गोया कि आप कश्मीर हाईवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ऑल द वे जाना पड़ेगा चक्री इंटरचेंज पे, और मोटरवे से होते हुए आपने बर्मा जंग 72 के इंटरचेंज से फिर उतर के तो आपने जलसागाह तक पहुंचना है। तो इस्लामाबाद के लोगों को कश्मीर हाईवे से जलसागाह की तरफ जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद के अंदर कारकुन कहाँ नजर आने थे। रह के मामले ये कि अल-यमीन गंडापुर साहब, तो ये चीज़ें तो बाद में खुली हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया कि जो 22 अगस्त का जलसा था उसके लिए भी जो पैगाम रसानी के गोया के जो इल्ज़ाम जनरल फैज़ हमीद साहब पे है कि वो उनकी और इमरान खान के दरमियान राब्ताकारी और पैगाम रसानी और पैगामात का तबादला होता था। इधर 22 अगस्त के जलसे को कॉल ऑफ करने के लिए पैगाम रसानी अल-यमीन गंडापुर के जरिए हुई। गोया के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा, फिर उन्होंने अपने बानी चेयरमैन से कहा कि जी सिक्योरिटी रीजंस हैं लिहाजा जलसा कॉल ऑफ करें। तो उस दिन तो वो एक तरह से बच गए, नहीं आना था उन्होंने, और साथ में जलसा भी कॉल ऑफ हो गया। लेकिन आज का जलसा जिसमें उनको अदम शिरकत के हवाले से सामान मुयस्सर कर दिया गया था, इस्लामाबाद की एक अदालत के जिसमें उनका मुकदमा चल रहा है और वो काफी अरसे से उसमें पेश नहीं हो रहे, उनके वकला आते थे, लेकिन इस बार जज साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सही। फिर उनका ख्याल था कि जब वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए तो इस्लामाबाद जा नहीं सकते, जलसे में शरीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस सारे प्लॉट को नाकाम किया पेशावर हाई कोर्ट ने कि जिन्होंने उनकी राहदारी जमानत दे दी। लेकिन राहदारी जमानत मिलने के बावजूद भी मौसूफ नहीं आए क्योंकि उन्होंने नहीं आना था। तो अमार साहब ये बात कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक क्योंकि अब मुख्तलिफ हलकों के साथ है और वो भी समझते हैं कि कोई ज़्यादा इतना बड़ा क्राउड पुल नहीं करना चाहिए जिससे नाराज़गियाँ और बढ़ जाएं, तो बेहतर यह है कि उसके लिए कोई भी बहाने हों, वो मोटरवे पे रुकावटें खड़ी की जाएँ, वो जीटी रोड को बंद किया जाए, वो अटक पुल को बंद किया जाए या उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कर दिए जाएँ। कोई भी एक ऐसी वजह होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में वो एक बहुत बड़ा काफिला लेके इस्लामाबाद की तरफ ना आ सकें। तो ये वजूहात है जिसकी बुनियाद पे वो नहीं आए। जाहिर बात है मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस मामले को भी डिस्कस डिबेट किया जाएगा और मुझे लगता है कि इस सारे इशू को लेके उनसे भी जवाब तलबी होगी कि वो वक्त पे क्यों नहीं निकले। उनको तो मालूम था, वो एक हुकूमत के सरबराह है सूबे में। हाँ। और उनके पास भी इंटेलिजेंस मालूमात होंगी कि वफाक के अंदर हुकूमत ने क्या क्या मुश्किलें पैदा की हैं और उनको किस वक्त रवाना होना चाहिए ताकि वो एक मुकर्ररा वक्त पे जलसे में पहुंच सकें। तो सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद वो नहीं आए, तो इसका मतलब है कि बाय डिजाइन था कि उन्होंने नहीं आना। आप बाय डिजाइन आप दोनों कह रहे हैं, लेकिन हमारा आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे बार बार अल-यमीन गंडापुर साहब का जो पूरा मैसिव कॉन्वॉय दिखा रहा था कि वो कितने सारे लोगों के साथ निकले। उन्होंने सबको स्वाबी पहुंचने के लिए भी कहा और वहां से वो एक बड़े साजो सामान के साथ, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी धुआंधार तकरीर भी की थी ना कि हम क्रेनें भी लेकर आएंगे, अगर आंसू गैस से डील करना पड़ा तो उसके लिए भी डील करेंगे, और ये किसका मुल्क है ये आपको याद होगा। तो आप भी इसको अभी भी बाय डिजाइन कह रहे हैं? अच्छा देखिए, दो बातें जो इफ्तिखार शिराजी साहब ने बात की, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस्लामाबाद की शाराएं खुली हुई। मैंने ये कहा इस्लामाबाद में मतलब अगर किसी ने रास्ते बंद हैं तो इन्हीं रास्तों से गुजर के किसी ने चक्री जाना है ना, तो अगर कमेटी चौक है, मरी रोड है, फैजाबाद है, सदर का रास्ता है, या एक कारकुन, आप बिलीव कीजिए नादिया, एक आदमी, एक कॉन्वॉय, 10 गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद में नहीं था। अगर उसने किसी दूर दराज रास्ते में जाना है तो अपने घर से ही निकल के जाना है ना, या हेलीकॉप्टर के जरिए जाना है, तो वो क्राउड इस्लामाबाद में जीरो था। दूसरी बात ये, मुझे इस बात अमर कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब की सपोर्ट खत्म हो चुकी है?
नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इस्लामाबाद से आज लोग नहीं निकले। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर के ना पहुंचने पे आप लोग बहस कर रहे हैं, मुझे उस पर बिल्कुल हैरत नहीं है। जैसे अभी गुफ्तगू हो रही थी, आपने लोगों ने कहा कि उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं और वो इस तरह की शख्सियत है, डबल गेम खेल रहे हैं, मुझे उस पर हैरत नहीं है। हैरत इस बात पे है कि इमरान खान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा लीडर अली अमीन गंडापुर है, कि तहरीक इंसाफ में जिसने अली अमीन गंडापुर की मुखालफत की उसने समझो मेरे से दुश्मनी की। इसका मतलब है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू जो पैगाम रसानी अली अमीन गंडापुर सपोजिटली, अभी ये जाहिर है हमारे पास कोई हकाइक तो नहीं है, तो इमरान खान की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है, ये अली अमीन गंडापुर की मर्जी से नहीं हो रहा। अगर अली अमीन मर्जी से ये हो रहा होता और वो इतना बड़ा इवेंट होता ना पहुंचते तो और इससे पहले इमरान खान उनके खिलाफ बात करते कि ये ऐसा करप्ट आदमी है, ये 2 नंबर वजीर आला है, मुझसे कुछ और कहता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कुछ और कहता है। लेकिन इमरान खान ने सारे अंडे उनकी बास्केट में रखे और वो आज नहीं पहुंचे। अब आप इस डिजाइन समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेती हूँ और फिर ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का जलसा, अली अमीन गंडापुर जो डेजिग्नेटेड वक्त था उसमें क्यों काफिलों के साथ पहुँच नहीं सके, इस पर भी सवाल हो रहे हैं, और हुकूमत ने क्या अचीव किया इस पर हम ज़रूर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस है अमार मसूद साहब, इफ्तिखार शराजी साहब, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया निगार ज़ैगम खान साहब ने भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ज़ैगम। अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अपने दोनों गेस्ट से मैं पूछ रही थी इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से कि उन्हें क्या लगता है। बात हुई अली अमीन गंडापुर पर भी कि वक्त से ना पहुँचना ये बाय डिज़ाइन लगता है मेरे दोनों मेहमानों को। ज़ैगम आप मुझे बताइए, हुकूमत ने इस सब में आपको लगता है बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है? बिकॉज ये बातें तो उनके मुखालिफ नहीं होती कि आप एक तरफ कानून साजी भी करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचे, और दूसरी जानिब आप इस जलसे तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेनर्स जगह जगह खड़े करते हैं, रुकावटें। देखिए नादिया, हुकूमत ये एक ऐसी हुकूमत लग रही है जो खुद अंडर सीज है। ये जो कंटेनर हैं ये उनके अपने सीज में होने के, अपने मुहासरे में होने की अलामत है। और ये जो मुहासरा है ये पीटीआई का मुहासरा नहीं है, ये उनकी अपनी अदम मकबूलियत का मुहासरा है। क्योंकि पीटीआई जब से निकली है तो पीटीआई की असल स्ट्रेंथ ये नहीं रही कि वो बहुत लोगों को पुल कर रही थी। पीटीआई की उसके बाद से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये रही है कि ये बहुत लोगों को पुश कर रहे थे, जो पुल एंड पुश फैक्टर्स होते हैं। तो इस वक्त 2 बातें हमें नजर आती हैं इस हुकूमत में। एक तो ये हाइब्रिड सिस्टम का एक जूनियर पार्टनर नजर आती है जो बेइख्तियार भी है और बेहिम्मत भी है, जो हिम्मत करने को भी तैयार नहीं, बोलने को भी तैयार नहीं, अपने इख्तियारात मजीद से मजीद वो देती जा रही है, खुशी खुशी हंसी हंसी देती जा रही है, जिससे इसकी साख खराब हो रही है। और जो थोड़ा बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो छोड़ें, जो इस्टेब्लिशमेंट बैलेंसिंग एक जमहूरियत का होता है वो भी खत्म हो चुका है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही जा चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि ये खौफजदा हुकूमत नजर आ रही है। अच्छा। और खौफजदा इस वजह से कि ये अपनी मकबूलियत खो चुकी है, जिसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं और जो बुरी तरह से मकरूज है और इन्हसार है उसका इस्टेब्लिशमेंट पर। और इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से चाहे ये उस तरह से ही कर रहे हैं और उसी तरह से करेंगे। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है, लेकिन अमार ज़ैगम कहते हैं खौफजदा नजर आ रही है, जबकि हुकूमती ओहदेदार वैसे भी आप उनसे बात करें और इवन ऑन रिकॉर्ड भी वो कहते हैं हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो क्या किसी सूरत इनको ये गारंटी मिल गई है कि किसी किस्म की कोई मुफाहमत इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं करेगी? और ये मोहर सख्त हो जाती है जब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी अमल में आती है और उनके जो फील्ड कोर्ट मार्शल है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है। भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनके मंजर आम पर आने से हमें ये जो है ना इमरान खान की एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस कली खुलती नजर आ रही है। पता ये चल रहा है कि फैज हमीद आखिरी वक्त तक
एक्टिव थे केपीके के इलेक्शन में, उनका बहुत ज्यादा रोल था। केपीके में कुछ सीनियर सहाफियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए ये कैसा इलेक्शन था कि जिसके अंदर सारे पाकिस्तान में धांधली नहीं हुई, केपीके में सारे पाकिस्तान में धांधली हुई, केपीके में धांधली नहीं हुई, और असल में धांधली केपीके में हुई है। वहां मौलाना जितनी अक्सरियत के साथ मौजूद थे और उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तो ये एक अजीब तरह का प्लान हुआ है इस इलेक्शन में। इमरान खान के देखिए, हुकूमत इमरान खान की दुश्मन नहीं है, इमरान खान खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। मुझे ये बताइए कि कोई शख्स ये बता सकता है, आप में से बहुत सारे लोग या तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स जो इस वक्त सुन भी रहे होंगे, कोई शख्स ये हतमी तौर पर वसूख से तस्मिया हल्फिया ये कह सकता है कि इमरान खान अभी 2 घंटे पहले जो बात की है 2 घंटे के बाद उस मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे? आज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, कल वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहेंगे। एक वक्त में वो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कसीदे गाया करते थे, फिर उसके बाद उनके खिलाफ हो गए। एक वक्त वो इतने ज्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, कहते थे कि वजीर आजम का फोन टेप करके इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही अच्छा काम करती है, इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। और एक वक्त है वही जो उनके मोहसिनीन थे, जो उनको लेके आए, जिन्होंने 2014 से पता नहीं 2011 से इस पे मेहनत की हुई थी, उस हाइब्रिड निजाम को लाने के लिए जब इमरान खान को लेके आए तो इमरान खान ने सबसे बड़ी गाली उसको दी। आप सारे लोग तजिए करते रहे, हो सकता है कल इमरान खान साहब इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ शीरो शकर हो। नहीं, लेकिन इसमें हमें ताज्जुब मुझे तो कम से कम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी वोट को इज्जत दिला रहे थे। जीटी रोड पे मरियम नवाज साहिबा भी निकली थी, बड़े बड़े दावे उन लोगों ने किए थे, जनरल बाजवा से सवाल किए थे, नाम लिए थे, जनरल फैज का नाम लिया था। आज उनकी जमात क्या कर रही है? क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे नहीं, बल्कि इस हद तक कि वो कहते हैं यकजान दो कालिब। जी देखिए, बात ये है कि इमरान खान ने एक मौका दिया और वो उन्होंने अपने मोहसिनों के खिलाफ उन्होंने इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया, और ये एक दफा नहीं किया, 2 दफा नहीं किया, बेशुमार दफा किया। उसके बाद उन्हें जस्टिफिकेशन मिली। मैं बिल्कुल ये तस्लीम करता हूं कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह वोट को इज्जत देने निकली थी, वो अपने बयानिए पर उस तरह कायम नहीं रही। शहबाज शरीफ उस तरह के वजीर आजम नहीं है कि जिनसे हमें उस तरह की बयानिए की तवक्को हो, लेकिन कुछ हुआ है। इसका मौका सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की कोई काविश नहीं है इस पे, ये सारा किया धरा एक शख्स का है और वो इमरान खान है। अपने पांव पर उन्होंने खुद मारी है। तो अच्छा ठीक है, आप इमरान खान साहब को कहते हैं कि उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी, शिराजी साहब, लेकिन जैसे ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी है वो उनके बेहतरीन लीडर हैं, वो खुद कह चुके हैं इमरान खान साहब। तो क्या आप समझते हैं कि मफाहमत का रास्ता है, दरवाजे खुले हुए हैं, या हुकूमत जिस तरह से कंफर्टेबल पोजीशन अपनी लेती है और समझती है और पोस्चरिंग करती है कि बिल्कुल कुछ और होना ही नहीं है अब, क्योंकि वहाँ तो एक रेड लाइन और एक वो जो इमरान खान साहब करते थे कि कांटा लगा दिया गया है, वैसा ही और वहीं पर अभी हम खड़े हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा क्राइसिस को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बिलाखिर एंगेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, गुफ्तगू करनी पड़ेगी और एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तसादम के नतीजे में कोई एक पुरअमन रास्ता निकले, वो तो नहीं हो सकता। उसमें तो शायद बहुत बड़े नुकसानात का एक अंदेशा है, जिसका अंदाज़ा तमाम स्टेक होल्डर्स को है कि अगर तसादम की तरफ मामलात जाते हैं तो पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक आग लगी हुई है, वहाँ पे जो इंसर्जेंसी है, वहाँ पे जो दहशतगर्दी का एक लेवल है, वो इससे पहले पाकिस्तान में हमने नहीं देखा। तो मेरा ख्याल में गुफ्तगू तो होनी है, करनी चाहिए, लेकिन जो बार बार इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जिसका जिक्र जैगम ने भी किया और फिर अम्मार भाई भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ उस तरह के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या वो जो उन्होंने एक पोजीशन ली थी मुस्लिम लीग नून ने, वो उस पर नहीं खड़ी, अब एक कंप्रोमाइज्ड वे में वो हुकूमत पे बैठे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि इनसे गुफ्तगू करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये इतने बेख्तियार लोग हैं कि इनके पास कोई बयानिया नहीं है,
इनके इकदाम तो वैसे अनपॉपुलर हैं इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर के वो जितने भी किए हैं उन्होंने आवाम को एक नए मुसीबत अजाब में डाला है, लेकिन बयानिया भी कोई नहीं है। आप देख लें कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पहले तो नून लीग में से कोई भी नहीं कह रहा था कि इमरान खान के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी लोग शामिल थे, लेकिन जब फौज ने उनको गिरफ्तार किया तो उस बयाने के हिस्सेदार हो गए। अब मुल्क के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी फरमाते हैं कि जी वो उनके साथ पार्टनर थे, कुछ और लोग भी हैं। तो भाई मेरे अगर आपको मालूम था तो ये बयानिया पहले लेके आते, जब आप बात पे लेके आए तो उसका मतलब तो ये है कि आप किसी की शेडो के नीचे हैं और वहां से जो आपको स्पून फीडिंग की जाती है आप उसी को लेके आगे बढ़ते हैं और आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं ले सकते, मैं तो ये कहूँगा कि सांस भी नहीं ले पाते आप। अच्छा, तो ऐसे में इनसे गुफ्तगू करने का कोई मतलब और कोई मान ही नहीं है। तो खान ठीक कह रहे हैं कि जी इस मुल्क की फौज के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने भी बिलाखिर लंदन में बैठ कर उन्हीं से गुफ्तगू की थी, उसी के नतीजे में उनके लिए स्पेस बनी, वो वापस आए, उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म हुए, उनकी जमात को इक़्तिदार में भी लाया गया। और अमार साहब तो कह रहे हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली हुई है। अगर स्टैट्स पे नज़र डालें तो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे भी धांधली हुई है, तहरीक इंसाफ को यहाँ पे भी जितवाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस बैत से ऊपर जाके गुफ्तगू के रास्ते को खोलना चाहिए। नहीं होगा तो इस मुल्क की बीमार मईशत में अब इतनी जान नहीं है कि अगले 3-4 माह मजीद आप इस क्राइसिस को आगे लेके चलें। अगर आप लेके चलेंगे तो आपको मालूम है कि IMF की जानिब से भी कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आ रहे। आप अपने दोस्त ममालिक के पास गए हैं जहाँ से आप कर्जों को रोल ओवर करवाना चाह रहे हैं, जो आप या बीच में जो $2 अरब का गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से भी आपको मुस्बत पैगाम नहीं मिल रहा। आप जैसे कह रहे हैं शिराजी साहब, जब ये कंटेनर्स लगाते हैं तो ये वीडियोस पूरी दुनिया में जाती हैं जहां पे नजर आ रहा होता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। सही, जो सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इफ्तिखार शिराजी साहब कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, बहुत से लोग और भी कहते हैं ज़ैगम, लेकिन जिन्होंने डायलॉग करना है आपको लगता है कि कहीं किसी तौर पर वो भी राजी हैं या राजी हो सकते हैं? नादिया, डायलॉग के बारे में मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। हमें बिग पिक्चर लेने की ज़रूरत है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि PTI फ़ौज के साथ मसालियत कर ले या PMLN के साथ मसालियत कर ले। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रूलिंग अलीट को, पावर अलीट को, जिसमें रियासती अशराफिया भी शामिल है और हमारी सियासी पॉलिटिकल अशराफिया भी शामिल है, आप ऐसे बिजनेस भी शामिल कर लें जो रियासत के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें अवाम के साथ एक नई डील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो समाजी मुआहदा था, इमरानी मुआहदा था, वो टूट चुका है। इस वक्त अवाम और अशराफिया के दरमियान में एक तसादुम जैसी सूरत हाल है। इमरान खान, PTI सिर्फ उसको रेप्रेजेंट कर रहे हैं, उस गुस्से को, उस एंगर को रेप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पे इनको साथ हो चुके हैं। कल को अवाम उसके साथ भी नहीं रहते तो फिर क्या होगा? ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, एक सियासी जमात के साथ तो जुड़े हुए हैं ना लोग, एक सियासी जमात के ज़रिए मुल्क के सियासी अमल के साथ तो जुड़े हुए हैं ना, और जब एक सियासी जमात के साथ भी नहीं जुड़े होंगे तो फिर क्या होगा? और बड़ा लगता है ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलसल लोग इनके साथ जुड़े रहेंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरी बात है कि हमारी अशराफिया एक नए इमरानी माहदे की तरफ जाए, जो हशर नशर इस मुल्क का कर दिया गया है, जिसमें तब्दीली की कोई भी आपको सूरत नजर नहीं आती। तो सबसे बड़ी बात है, शहबाज शरीफ के हवाले से बात की गई, मैं पीपल्स पार्टी को भी मिला दूंगा। ठीक, देखें जो 20वीं सदी की जमातें हैं, आप मुझे बताइए 21वीं सदी में इस हाल में जब उनको बैसाखियों के जरिए और सीढ़ियों के जरिए एक चांस मिला तो उन्होंने क्या अपने आप को बदला है? क्या चीज, मुझे एक चीज बता दीजिए जो मुस्लिम लीग नवाज ने बदल ली हो। वही का वही नेपोटिज्म है, वही की वही पॉलिसियां हैं, वही खानदान है, वही बिरादरियां हैं, वही 5 जिलों के 20 जो हैं इनके साथी हैं जो 1990 में साथ जुड़े थे और अभी तक इस कौम के सर पे सवार हैं। आई मीन यू टेल मी, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे बता दीजिए कि फलां चीज बदल गई है, फलां पॉलिसी बदल गई है, डेवलपमेंट का अंदाज बदल गया है, लोगों को ज्योग्राफिकल ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे। गिव मी जस्ट वन थिंग दैट हैज चेंज्ड। नथिंग हैज चेंज्ड। इन बातों ने लोगों को इनसे दूर किया है, इन दोनों पार्टियों को। बिल्कुल, उनमें से एक चीज भी नहीं बदली, एक चीज भी नहीं लाई। और उसके बाद इमरान खान का कसूर,
भाई इमरान लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। देयर इज वन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो उस गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाराजगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूथ को इकट्ठे कर रहा है। तो आप खुद अगर फेल हो रहे हैं तो ये कंटेनर लगाकर अपने आप को बचाएंगे आप? कंटेनर लगाकर आप अपनी सियासत को बचाएंगे, खुद को नहीं बदलेंगे? अच्छा, विल इट रियली वर्क? आई मीन रियली, यू टेल मी। सही। आप क्योंकि एक नए इमरानी मुआहदे की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त की अशराफिया है, जो जमातें इस वक्त इन पावर या उनके इत्तेहादी हैं, क्या उन्होंने बेहतर किया है? आप तो ये बात कर रहे हैं ज़ैगम, लेकिन मुझे एक छोटी ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो आप ही की बात का सवाल अमार से ज़रूर करूँगी कि फिर बात तो यहाँ पे कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा, यहाँ तो बात अब मिलिट्री ट्रायल की हो रही है जिसके खदशात का इजहार मौजूदा हुकूमत भी कर रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से क्योंकि हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं और हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं जिसमें अम्मार मसूद साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब और ज़ैगम खान साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। अब तक की इतलात यही हैं कि जलसा गाह को खाली करने के लिए इंतज़ामिया 7 बजे से बार बार ये कह रही है और कुछ झड़पों की भी खबरें आती रहीं कि पथराव भी हुआ और आंसू गैस जो हैं उनका भी इस्तेमाल हुआ, फिर कुछ पुलिस के ज़ख्मी होने के हवाले से भी खबरें आई। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि जलसे के हवाले से हुकूमत, क्योंकि मेरे मेहमान ये कहते हैं कि इफ्तिखार शिराजी साहब ने तो इब्तिदा में ही कहा था कि उन्होंने इसको कामयाब बनाने की हर कोशिश की, जबकि ज़ैगम ये कहते हैं कि वो खौफज़दा नज़र आती है। आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वह अब से कुछ आधे पौन घंटे पहले उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि पंजाब की तमाम तर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक चलता रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और तहरीक इंसाफ का जलसा फ्लॉप था। लोगों ने इनकलाब को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इस नाकाम जलसे पर इतना ही कहा जा सकता है कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो हुकूमत खुश है। आप नए इमरानी मुआहदे की बात कर रहे थे ज़ैगम, अमार आप बताइए, बात तो अब मिलिट्री ट्रायल की तरफ बार बार ये खदशे जाहिर किए जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई ना माशी इस्तेहकाम है इस वक्त और ना ही सियासी इस्तेहकाम है। तो क्या मिलिट्री ट्रायल में अगर जाता है केस और वहाँ पर ये तमाम मामला चले जाते हैं तो क्या मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि वो जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहती है वो एक पूरी जमात और उसके लीडर को माइनस करके तमाम तर चीज़ें बेहतर कर लेगी? इससे पहले गुफ्तगू हुई मईशत के हवाले से कि मईशत बहुत बुरी है। मुझे ये बताइए कि जो स्क्रीन पे इस वक्त विजुअल चल रहे हैं मुख्तलिफ स्क्रीनों पे, पुलिस वालों के साथ पड़ गए, SSP जख्मी हो गए, आतिशबाजी, वो उधर से आंसू गैस कर दी, ये 2011 से ये सिलसिला चल रहा है। और जब भी हमें पता चलता है इमरान खान कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी कोई SP को मारने की धमकी, कभी कुछ और को लॉकडाउन, इन हालात में मईशत कैसे तरक्की करे? देखिए तरीका है इस सारी सूरत हाल को ठीक करने के लिए कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, दीगर सियासी अकाबरीन इकट्ठे बैठे और इस सियासी मसले का हल ढूंढे, आइन के मुताबिक बात करें और इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत से कम करें। लेकिन ये इमरान खान कर नहीं सकते, इसलिए कि इमरान खान का आइडिया ही 2005-6 में क्वाइन किया गया था जब 2 बड़ी जमातों ने मिसाल जमहूरियत कर लिया था। उसके बाद से इमरान खान की जिम्मेदारी सिर्फ एक है कि उस बाकी सारी सियासी जमातों के बारे में मुखल्लजात पकनी है, लोगों को उनसे नफरत करानी है। मुझे ये बताइए नादिया, देखिए लीडर होते हैं ना, लीडरों के बड़े बड़े काम होते हैं। कोई एक बयान मुझे बता दीजिए इमरान खान का कि जिसमें ये बात की हो कि इस मुल्क में हमें अमन से रहना चाहिए, इस मुल्क को खुशगवार, खूबसूरत, बेहतर बना के रहना चाहिए। आज तक कभी ऐसा बयान सुना? फलां का सर फाड़ दो, फलां का सर कलम कर दो, फलां की पतलून उतार दो, फलां के साथ ये कर दो, इसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना। आपने मिलिट्री ट्रायल की बात की, मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का मैं ये जाती हैसियत में समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। इसके ऑप्टिक्स अच्छे, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान के जो जराइम है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ थोड़ी है। शहबाज शरीफ के घर पे थोड़ी हमला किया था इमरान खान ने। इमरान खान के जराइम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। GHQ पे शहबाज शरीफ ने कहा था हमला कर दे, या ख्वाजा आसिफ ने कहा था? कोर कमांडर का घर जलाने को किसने कहा था?
शोहदा की यादगारें नजर आतिश करने को किसने कहा था? सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है, सारी हकीकतें सबके सामने है। लेकिन ये याद रखिए इस बहस में पढ़ने से पहले कि इमरान खान का जुर्म शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप ज़रा इसमें ऐड कीजिएगा, अगर इतनी ही सब कुछ हुआ, बिल्कुल 9 मई हुआ, हम सबके सामने हैं, लेकिन बात तो फिर यहीं आ गई कि अगर जैसे अम्मार कह रहे हैं कि इमरान खान ही इसके रीज़न हैं, उन्होंने रियासत पर हमला किया, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनके घर पे हमला नहीं किया था, लेकिन फिर अब तक इस 9 मई के सिलसिले में कितने लोगों को सज़ाएँ हुई? 1 साल से ऊपर ये सारे केसेस रहे और हमें हुकूमत उस वक्त की भी जो पीडीएम की थी बताती रही, अभी की भी बताती रहती है कि हर चीज़ मौजूद है, जियो फेंसिंग से लेके ऑडियो कॉल्स, विजुअल्स, व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स। तो कौन रोक रहा है सज़ा देने के लिए? सवाल तो नादिया यही है, ये बुनियादी सवाल है कि अगर जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस हैं, वो फ्लोटिंग ऑन द सरफेस है, गोया कि वो इतनी एविडेंट है, इतनी ओपन है कि गोया कि अगला लम्हे के इंतज़ार किए बगैर आपको ये फ़ैसला करना चाहिए। और आप ये बात भी कर रहे हैं बार बार कि सारे मामले के मंसूबा साज और उसके साथ जुड़े जो बाकी किरदार हैं उनके बारे में भी आपके पास मालूमात हैं। और कुछ तो हमारे सहाफ़ी दोस्त उनको कहते हैं कि डिजिटल प्रिंट्स भी आ गए हैं मुक़्तदर इदारों के पास कि जी कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे शरीक रहे। तो भाई मेरे फिर ये चीज़ें तो जाके आपने अदालतों में इस्टेब्लिश करनी है ना नादिया। ना मैंने, ना आपने, ना अमार मसूद साहब ने, ना जैगम खान ने ये तय करना है और फैसला सुनाना है कि 9 मई का बुनियादी मरकज़ी मुल्ज़िम कौन है और उस दिन क्या स्ट्रेटजी बनाई गई थी। तो जाएं अदालतों में जाके सबूत पेश करें और इन लोगों को सज़ा दिलवाएं। लेकिन हो क्या रहा है, गोया कि वो आलिया हमज़ा हों या दीगर जितने भी लोग हैं जिनको 1.5 सवा साल बाद आपको बिलाखिर रिहा करना पड़ा, या जास्मीन राशिद साहबा या एजाज चौधरी या बाकी लोग जो अभी तक जेलों में पड़े हैं, उनके केसेस क्यों नहीं निमट रहे? वजह यही है कि जब आप अदालतों में जाते हैं तो जज साहबान जब फैसला देने लगते हैं तो उससे पहले आपसे कहते हैं कि सबूत तो लाइए। सबूत तो सिर्फ यह है कि एक सरकारी मुलाजिम की स्टेटमेंट है जिसने ये FIR दर्ज कराई है कि जी 9 मई का मरकजी मुल्ज़िम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और उसके साथ बाकी किरदार वो जुड़े हैं कि जो 9 मई के दिन दिफाई तनसीबात के बाहर पाए गए हैं। सही। तो अदालतें भी कहती हैं कि ये तो कोई एविडेंस नहीं है, ये तो एक इल्ज़ाम है। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि जब आपने इमरान खान का 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड किया था तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उसको उठा के फेंक दिया था, क्योंकि उसमें भी यही कहा गया था कि इसके खिलाफ कोई ख़ास एविडेंस मौजूद नहीं है। पहले एविडेंस लेके आइए, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके आप उनका फिजिकल रिमांड लें। तो मेरे ख्याल में बयानी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके लिए सपोर्टिव मटेरियल है, जो एविडेंस है, लगता है कि वो मिसिंग है। वो अगर मौजूद है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि हम बार बार ये कहते हैं कि हाँ इस मुल्क के अंदर इस तरह को कोई ऑर्गेनाइज किस्म का मनसूबा जिसमें इस मुल्क के दिफाई इदारों को निशाना बनाया जाना हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको किसी मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाए ना। सही। सिर्फ यही नैरेटिव तो ना बेचें कि इस मुल्क के अंदर जो सलामती के जिम्मेदार इदारे उन पे हमलावर कोई लोग हुए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो कौन लोग हैं, या तो फिर उस शख्स की बात को मान लें कि जो कह रहे हैं कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो फुटेज कहाँ है, और GHQ से लेके कोर कमांडर हाउस पे जिन लोगों ने हमल किया उस हमले को भी उठा के आप से हम पूछते हैं ना उनका इस पे फोरेंसिक को और पता चल पाए कि किरदार कौन है। ये जो स्टिकिंग पॉइंट है 9 मई, जिसके लिए बार बार ये भी कहते हैं जैगम के पहले या तो माफ़ी मांगे, तो या तो ये इतना संगीन जुर्म है कि इस पे माफ़ी नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए जो इसमें मुलव्वस है, या फिर ऐसा है कि अगर माफ़ी मांग ले तो तमाम तर मामलात सही हो जाएंगे। ये मतलब मेरे ख्याल से ईगो की जंग ज़्यादा लग रही है जैगम, जिसकी वजह से पूरा मुल्क ऐसा लगता है कि मुतहम्मिल है, मुंजमद है रादर, मतलब एट वन पॉइंट। जी, मैं तो 9 मई को एक बहुत संजीदा वाक़या समझता हूँ, और जो मॉब वायलेंस हुआ और अटैक हुआ वो इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री पर हुआ, वो इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री की फ़र्क को ख़त्म किया गया।
तो मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की तारीख का संजीदा वाक़या है। लेकिन क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसको संजीदगी से लिया है? मुझे बताइए इस वाक़े को किस तरीके से बेदर्दी से, बेरहमी से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या इतने संजीदा वाक़े में मुलव्वस किसी शख्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छोड़ देना चाहिए था? उसे नई पार्टी में जगह देनी चाहिए थी? क्या वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था? क्या 10-10 शहरों में मौजूदगी की FIR एक बंदे के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए थी? इज दिस यू डील विद सच ए सीरियस इशू? मजाक तो हुकूमत ने इसको बनाया है, PTI ने तो नहीं बनाया। PTI तो अपने आप को डिफेंड कर रही है, और मैं ये समझता हूं कि PTI को बिल्कुल, PTI जो नैरेटिव लाई है 9 मई का, वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। वो खुद पाकिस्तान के लिए भी नाकाबिल कबूल होना चाहिए। ये मॉब वायलेंस हुआ या प्लान था? वो ये कह सकते हैं कि हमने गलत किया, गलत जगहों पर भेजा और वहां पे मॉब वायलेंस हो गई और हम माफी मांगते हैं। मेरे ख्याल है कम से कम ये कहना बनता है उनका। लेकिन ये कहना कि मिलिट्री ने अपने ऊपर अटैक कर दिया और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, आई थिंक दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये वो जगह है जहां पे PTI को एक कदम पीछे हटना चाहिए। माफी का लफ्ज इस्तेमाल करें, कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन ये बात तो माफी तक वैसे ही पहुंच जाती है अगर अदालती कार्रवाइयां पूरी हो जाती और आप दिखा देते इमरान खान को कि ये लो बिरादर, ये तुम्हारे 100 वर्कर हैं, ये तुम्हारे 50 लीडर हैं, ठीक, जिनका ये साबित हो चुका है अदालतों में कि वो मुलव्वस थे। अब तुम क्या कहते हो? तो उसके बाद माफी के अलावा क्या चाराकार बनता? जब आप इस 1.5 साल में, 1 साल 4 महीने में एक भी फाइल दिखाने के लिए आपके पास नहीं है, जो आपकी कोताही है। आखिर मॉब वायलेंस तो हुआ ना, इतना क्लियर कट सब कुछ हुआ ना, और कुछ ना भी हो, प्लान ना भी हो, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको तो ठीक तौर पे प्रोसिक्यूट किया जा सकता था ना सीरियसनेस से। राइट। तो मेरा ख्याल है ये तो खुद जिन लोगों को सीरियस लेना चाहिए था, उन्होंने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। ओके, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। तहरीक इंसाफ का जलसा, हुकूमत ने तो अपना बयान इस हवाले से दिया। तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि उन्होंने साफ ये कहा था कि आज के जलसे के बाद जगह जगह यानी पूरे मुल्क में वो जलसे करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।